हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एनएस ऑनलाइन एजुकेशन। माय नेम इज रमन कुमार। आज हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में कवर करेंगे एडजॉर्प्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा जनरल स्कीमेटिक फॉर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग और इसमें हमने डिस्कस किया था कि या तो हमारी सेल सी प्रोडक्ट हो सकती हैं, या फिर हमारा प्रोडक्ट सेल के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, या फिर हमारा प्रोडक्ट सेल के आउटसाइड प्रेजेंट हो सकता है। बट तीनों ही केसेस में जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो कॉमन है, दैट इज सेल रिमूवल, और उसके लिए हम यूज करते हैं आइदर फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन। और अगर हमारा प्रोडक्ट सेल के अंदर प्रेजेंट है तो उस केस में हमें सेल डिसरप्शन टेक्निक का यूज करना पड़ेगा सेल को लाइज करने के लिए, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आफ्टर दैट हम प्राइमरी आइसोलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और इसमें जो फर्स्ट है दैट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम सेकेंड टेक्निक इसमें डिस्कस करेंगे, दैट इज एडजॉर्प्शन। उसके बाद हम देखेंगे प्रोडक्ट एनरिचमेंट टेक्निक जिसमें हमारा क्रोमेटोग्राफी आएगा, एंड देन फाइनल आइसोलेशन जिसमें हम देखेंगे ड्राइंग। एडजॉर्प्शन इज ए टाइप ऑफ जॉर्प्शन, और जॉर्प्शन का मीनिंग होता है व्हेन वन सब्सटेंस बाइंड्स टू अनदर सब्सटेंस। ठीक है, तो कोई भी अगर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से बाइंड करता है तो उसे हम जॉर्प्शन बोलते हैं। अब नाउ जॉर्प्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक है इसमें एडजॉर्प्शन एंड अनदर इज एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन जो है ये आपका सरफेस फिनोमिना है। आप देख सकते हैं अगर सिर्फ सरफेस पे पार्टिकल्स बाइंड करते हैं तो उसे हम एडजॉर्प्शन बोलते हैं, बट अगर ये पार्टिकल्स विद इन जो बॉडी है दूसरे सब्सटेंस का उसके अंदर एंटर कर जाते हैं तो और वहां पे जाके जॉब होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे क्या है, बल्क फिनोमिनन है। ठीक है, तो यहाँ पे बल्क फिनोमिनन। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों ही में ही बाइंडिंग हो रही है, बट एक में सिर्फ सरफेस पे बाइंडिंग हो रही है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, और दूसरे में बल्क के अंदर बाइंडिंग हो रही है, तो वो आपका बल्क फिनोमिना है, उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, यहाँ पर भी आपको यही एग्जांपल शो किए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका गैस लिक्विड इंटरफेस है। तो ये गैस फिल्म, ये लिक्विड फिल्म। ठीक है, और ये आपका गैस बल्क और ये लिक्विड बल्क। ये आपका सेम एग्जांपल यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं जो हमने मास ट्रांसफर में पढ़ा था, जहाँ पे हमने देखा था कि जो हमारा गैस बबल है और गैस बबल से हमारा ऑक्सीजन का जो है वो ट्रांसफर होता है टू फर्मेंटेशन ब्रॉथ। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम चीज दिखा रखी है इन्होंने, ये गैस बल्क है, ये गैस फिल्म है, ये लिक्विड फिल्म और ये लिक्विड बल्क, और यहाँ पर आप इन्हें कंसिडर कर सकते हैं कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इस लिक्विड के अंदर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, क्योंकि विद इन द लिक्विड ये आपके एंटर कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसे एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं। क्लियर। और सेकंड यहाँ पर आप देख सकते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में यहाँ पे इन्होंने लिक्विड सॉलिड इंटरफेस शो किया हुआ है, तो ये आपका लिक्विड फिल्म, ये लिक्विड बल्क। सॉलिड में तो सॉलिड फिल्म नहीं होती है, वहां पे सिर्फ सॉलिड बल्क ही होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आकर के सरफेस पे जाकर के बाइंड कर जाते हैं सॉलिड सरफेस पे, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, एड्सॉर्प्शन। ये एंटर नहीं कर रहे हैं सॉलिड के अंदर, अगर एंटर करते तो ये एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नाउ एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एड्सॉर्प्शन की। Adsorption is a surface phenomena whereby component of a gas or liquid are concentrated on the surface of a solid particle or at fluid interfaces। तो एड्सॉर्प्शन जो फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर कंपोनेंट जो है गैस के और लिक्विड के वो कंसंट्रेट हो जाते हैं कहाँ पर, सॉलिड सरफेस। देखिए पहले ये जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर सरफेस पे आकर के बाइंड कर जाएगा। ठीक है, तो ये अब यहाँ से मूव नहीं करेगा क्योंकि बाइंड कर गया इससे, और जो बाकी मॉलिक्यूल यहाँ पे मूव कर रहे हैं धीरे धीरे वो भी इस सरफेस से आकर के बाइंड करने लगेंगे। तो इस तरीके से इस सरफेस पे इन पार्टिकल्स की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होने लगेगी। तो उसी चीज को यहाँ पे मेंशन किया है कि वेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ गैस और लिक्विड आर कंसंट्रेटेड ऑन अ सरफेस ऑफ अ सॉलिड पार्टिकल। ठीक है, और या फिर फ्लूइड इंटरफेस, जरूरी नहीं है सिर्फ सॉलिड पार्टिकल के ऊपर ही हो, फ्लूइड इंटरफेस पे हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर ही आप देख सकते हैं ये आपका गैस लिक्विड है, गैस भी आपका फ्लूइड है और लिक्विड भी आपका फ्लूइड है। तो अगर यहाँ पर पार्टिकल सिर्फ सरफेस पे एड्सॉर्ब होंगे तो उसे भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। क्लियर। नाउ एड्सॉर्प्शन इज द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, वंडरवॉल, रिएक्टिव और अदर बाइंडिंग फोर्सेस बिटवीन इंडिविजुअल एटम और आयंस और मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वंडरवॉल फोर्स है, ये दोनों क्या है, वीक इंटरेक्शन है। इसके साथ साथ रिएक्टिव फोर्स भी हो सकते हैं, मींस यहाँ पे रिएक्शन भी हो सकती है, और रिएक्शन होगी तो यहाँ पे आपके बॉन्ड्स बनेंगे, और बॉन्ड्स बनेंगे तो वहां पे एक न्यू कंपाउंड यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो इसे भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एड्सॉर्प्शन के भी दो टाइप्स हैं, एक है आपका फिजिकल एड्सॉर्प्शन और एक है हमारा केमिकल एड्सॉर्प्शन।
तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में आपके बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं, तो वहां पे न्यू कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, और फिजिकल एड्सॉर्प्शन में सिर्फ यहाँ पर वीक इंटरेक्शन इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। तो ये आपका जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है ये इसलिए क्या है, ये रिवर्सिबल है। क्या है? रिवर्सिबल। और इसीलिए जो हमारा मतलब हमारा जो इंटरेस्ट है वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में है, ना कि केमिकल एड्सॉर्प्शन में, क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट को रिकवर भी करना है। केमिकल एड्सॉर्प्शन में बॉन्ड फॉर्म हो गया तो वो अब जो वो प्रोडक्ट है वो किसी एक न्यू कंपाउंड में कन्वर्ट हो चुका है, अब वो रिकवर नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? देन 4 टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन कैन बी डिस्टिंग्विश, जिसमें आपका फर्स्ट है आयन एक्सचेंज। तो यहाँ पर ये जो आयन एक्सचेंज है इसको ही हम यूज भी करते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में, तो इसको वहां पे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन फिजिकल एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन एंड नॉन स्पेसिफिक एड्सॉर्प्शन। अब यहाँ पर ये जो एड्सॉर्प्शन है, ठीक है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स यानी कि जो सब्सटेंस आपका एड्सॉर्ब होगा किसी दूसरे सरफेस के ऊपर, द सब्सटेंस बीइंग कंसंट्रेटेड ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एड्सॉर्बेट। ठीक है, तो जो हमारा एड्सॉर्ब होगा किसी दूसरे सरफेस के ऊपर उसे हम एड्सॉर्बेट बोलेंगे, और वो जिस सब्सटेंस के ऊपर जाकर के एड्सॉर्ब होता है उसे हम बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। ठीक है, द मटेरियल टू विच एड्सॉर्बेट बाइंड इज द एड्सॉर्बेंट। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो एड्सॉर्बेंट है, ठीक है, उसके यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पर शो किए गए हैं। इसमें है आपका सिंथेटिक रेजिन बेस्ड ऑन स्टाइरीन, डाइविनाइल बेंजीन और एक्रिलामाइड पॉलीमर, और यहाँ पर आप कार्बन बेस्ड एड्सॉर्बेंट भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक्टिवेटेड कार्बन। ठीक है, एक्टिवेटेड कार्बन चारकोल जो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो दीज आर यूज कॉमनली फॉर एड्सॉर्प्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। नाउ ये जो आइडियल एड्सॉर्बेंट मटेरियल है इसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर एड्सॉर्प्शन हो रहा है, तो जितना ज्यादा हमारे पास सरफेस एरिया अवेलेबल होगा मॉलिक्यूल्स को बाइंड कराने के लिए, वो उतना ही अच्छा एड्सॉर्बेंट मटेरियल होगा। ठीक है, तो यानी कि ज्यादा सरफेस एरिया होना चाहिए, तो उसी चीज को यहाँ पे मेंशन किया है, आइडियल एड्सॉर्बेंट मटेरियल है हाई सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। तो जैसे कि आपने देखा है कि हमारे जो इंटेस्टाइन होती है उसमें विलाइज होते हैं, ठीक है, और उनकी शेप कुछ इस तरीके से होती है, और आपको पता है ये शेप इसलिए क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पर सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रही है ताकि एड्सॉर्प्शन के लिए ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल हो सके। तो इसी टाइप का मटेरियल हमें कुछ चाहिए जहां पर सरफेस एरिया ज्यादा हो पर यूनिट वॉल्यूम। तो किस टाइप के मटेरियल्स में मिलता है? इफ द सॉलिड contain a network of fine internal pore that provide an extremely large internal surface area। तो हम कोई पोरस मटेरियल देखेंगे और जिसकी पोर डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए और फाइन पोर्स होने चाहिए, ठीक है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल हो सके। क्लियर? नाउ अब हम डिस्कस करेंगे फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन एंड फिजिकल एड्सॉर्प्शन। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी है टाइप ऑफ बॉन्डिंग फोर्सेस। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में जैसा मैंने आपको बताया कि केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म हो जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा एक सब्सटेंस है और ये इस सरफेस से जाकर के बाइंड कर गया, इनके इसका एड्सॉर्प्शन हो गया है। और यहाँ पे इसने क्या है, एड्सॉर्प्शन कैसे किया है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू किया है। तो यहाँ पे जब आपके केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होंगे तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोवलेंट इंटरेक्शन यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, और फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रिवर्सिबल है, और ये क्योंकि रिवर्सिबल है तो इसलिए ये क्या है आपका यहाँ पर वीक इंटरेक्शन इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि वंडरवॉल इंटरेक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। देन सेकंड प्रॉपर्टी है आपका एड्सॉर्प्शन हीट। एड्सॉर्प्शन हीट आपकी द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ एड्सॉर्बेट बाइंड टू द सरफेस। ठीक है, तो जब आपका 1 मोल जो है कोई भी सब्सटेंस जिसको हम एड्सॉर्बेट बोलते हैं वो किसी सरफेस से जाकर के बाइंड करेगा, तो उस टाइम पे जितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी उसी को बोलते हैं हम एड्सॉर्प्शन हीट। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज इज वेरी हाई, 20 से 400 किलो जूल। ओके, ये इतनी ज्यादा इसलिए क्योंकि मैंने आपको एंजाइम में आपको पढ़ाया था, एंजाइम के शायद फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया है अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। अनकैटलाइज्ड रिएक्शन में हमने देखा था आपका ये कर्व एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे रिएक्टेंट है और यहाँ पर ये हमारा प्रोडक्ट है और ये आपका एनर्जी बैरियर है। ठीक है, और जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी भी बोलते हैं। तो ये बैरियर हमें क्रॉस करना होता है, बट अभी हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। मतलब आप इसको एंजाइम की वीडियो देख सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर ये जो हमारा रिएक्टेंट है और ये जो प्रोडक्ट है इनके बीच में एक एनर्जी का डिफरेंस है, और अगर ये एनर्जी डिफरेंस जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में अगर ये नेगेटिव होता है तो दैट मीन्स कि यहाँ पर आपकी हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो इस टाइप की जो रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और
अगर यहाँ पर इनके बीच का जो डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस, ये आपका पॉजिटिव होता है तो दैट मीन्स यहाँ पे हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, और इस टाइप की रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पे मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको। तो यहाँ पर ये जो न्यू कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, ये आपका मोर स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है। नाउ अब हम बात करें फिजिकल एब्जॉर्प्शन की, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में यहाँ पे वीक इंटरेक्शन इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है। जितनी ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है उतना ही स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है और नेचर उसको फेवर करता है। नाउ केमिकल चेंज ऑफ एड्सॉर्प्टिव। ठीक है, तो केमिकल चेंज क्या आते हैं, तो आपको पता है कि केमिकल एड्सॉर्प्शन में तो आपका सरफेस पे यहाँ पर न्यू कंपाउंड फॉर्म हो गया है, तो यस यहाँ पर आपका केमिकल चेंज होता है सरफेस पे। बट फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्योंकि यहाँ वीक इंटरेक्शन इन्वॉल्व है तो यहाँ पे आपका कोई भी केमिकल चेंज नहीं हुआ है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिवर्सिबिलिटी। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन इरिवर्सिबल है क्योंकि यहाँ पे न्यू कंपाउंड फॉर्म हो गया है, तो यहाँ पे डिसॉर्प्शन नहीं होगा। बट ये जो हमारा फिजिकल एड्सॉर्प्शन है क्योंकि यहाँ वीक इंटरेक्शन इन्वॉल्व है, इसलिए आपका रिवर्सिबल है। डिसॉर्प्शन मींस, अब ये आपका अपोजिट है एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन का मीनिंग था व्हेन वन सब्सटेंस बाइंड्स टू अनदर सब्सटेंस, और डिसॉर्प्शन का मतलब है कि वो जब ये जो इंटरेक्शन है जब वो ब्रेक हो जाएगा तो उसको बोलेंगे डिसॉर्प्शन। क्लियर, तो डिसॉर्प्शन ऑफ एड्सॉर्बेट अकर इन फिजिकल एड्सॉर्प्शन, और इसलिए रिवर्सिबल है। और इस चीज को करने के लिए क्या है, हम जो सराउंडिंग है उसकी कंडीशन को चेंज कर देते हैं इस तरीके से कि ये जो इंटरेक्शन है वो ब्रेक हो जाए। क्लियर, देन नेक्स्ट है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर हाई होती है। एक्टिवेशन एनर्जी मैंने आपको बताया है यहाँ पर, अगेन ये सेम ग्राफ, इसमें आप देख सकते हैं ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है, इसको क्रॉस करना पड़ेगा तभी ये जो है आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो हाई होती है। देन यहाँ पर ये जो आपका फिजिकल एड्सॉर्प्शन है यहाँ पर ये बहुत लो होती है, क्लोज टू जीरो, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा न्यू कंपाउंड फॉर्म नहीं हो रहा है। देन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यस यहाँ पे इफेक्ट होगा। और यहाँ पे अगर हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट होता है, क्योंकि हीट एनर्जी इंक्रीज होने से ये जो मॉलिक्यूल है इनका जो मोशन है वो फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये ज्यादा मतलब स्ट्रांगली जो है ये जो सरफेस है वो इनको बाइंड करके नहीं रख पाएगा। देन स्पेसिफिसिटी ऑफ एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट इंटरेक्शन, तो यहाँ पर आपकी हाई होगी क्योंकि आपको पता है कि केमिकल रिएक्शंस तभी परफॉर्म होती हैं जब ये दोनों रिएक्टेंट जो है वो एक स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म कर पाए, अदरवाइज ये नहीं होती है। तो इसलिए क्या है आपकी यहाँ पे जो स्पेसिफिसिटी है ये हाई है, और यहाँ पर ये जो स्पेसिफिसिटी है ये बहुत लो है, क्योंकि यहाँ पर जो वीक इंटरेक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं वो इतने स्पेसिफिक नहीं होते हैं नेचर में। क्लियर, द नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ मल्टीलेयर, तो यहाँ पे आपकी मल्टीलेयर फॉर्म नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे केमिकल एब्जॉर्प्शन होने के लिए दोनों मॉलिक्यूल का कॉन्टैक्ट में आना जरूरी है, तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। बट ये जो आपका फिजिकल एब्जॉर्प्शन है यहाँ पर आपकी मल्टी लेयर्स फॉर्म हो सकती है, यानी कि इस तरीके से यहाँ पर आपकी लेयर्स जो है, लेयर्स में जो है आपका एड्सॉर्बेट यहाँ पे एड्सॉर्ब हो जाएगा सरफेस के ऊपर। क्लियर, तो ये एक बार प्रॉपर्टी मैंने आपको शो कर दिया है कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन के बीच में क्या डिफरेंस है, और हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन को क्यों प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि ये इससे एक तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, और दूसरा ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये हमारा रिवर्सिबल है। ठीक है, रिवर्सिबल नहीं होगा तो हम प्रोडक्ट को रिकवर कैसे करेंगे जो हमारा एब्जॉर्ब हुआ है सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए हम इसे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एड्सॉर्प्शन ऑपरेशन। तो अब हम डिस्कस करेंगे वो स्टेप्स जो कि हम फॉलो करते हैं इन एड्सॉर्प्शन। तो यहाँ पे आप कंसिडर कीजिए कि ये हमारा एड्सॉर्प्शन कॉलम है, और इस एड्सॉर्प्शन कॉलम में आपका एड्सॉर्बेंट मटेरियल होगा, यानी कि वो रेजिन जो कि हम एड्सॉर्प्शन के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमने इसको फिल कर दिया इस मटेरियल को यहाँ पर। नाउ जो इसमें फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, अ कॉन्टैक्टिंग और एड्सॉर्प्शन स्टेप विच लोड सोल्यूट ऑन टू द एड्सॉर्प्टिव रेजिन। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना सैंपल को लोड करेंगे। ठीक है, अब इस सैंपल में हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट भी है और उसके साथ साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी हैं, क्योंकि हम यहाँ पे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं। क्लियर, तो वो जो इम्प्योरिटीज हैं हम नहीं चाहते कि वो यहाँ पर एड्सॉर्ब हो, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो हम चाहते हैं कि वो यहाँ पे एड्सॉर्ब हो जाए, या फिर हम रिवर्स भी कह सकते हैं कि जो इम्प्योरिटीज है वो यहाँ पे बाइंड कर जाएं और हमारा प्रोडक्ट इल्यूट आउट हो जाए। बट जनरली होता क्या है कि एक से ज्यादा इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ही यहाँ पे बाइंड करे ताकि जो रेस्ट इम्प्योरिटीज हैं वो इल्यूट आउट हो जाए। तो यहाँ पर जो हमारा ये प्रोडक्ट है, मान लीजिए जिसको हम चाहते हैं कि वो यहाँ पे एड्सॉर्ब हो जाए, तो वो यहाँ पर सरफेस पे जाकर के बाइंड कर जाएगा, और जो बाकी जो हमारा रेस्ट सॉल्यूशन है वो यहाँ से इल्यूट आउट हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा वॉशिंग। वॉशिंग स्टेप टू रिमूव रेसिडुअल अनअब्सॉर्ब मटेरियल। तो उसके बाद वॉशिंग में क्या है कि जो भी
हमारा अनएब्जॉर्ब मटेरियल है, ठीक है, उसको यहाँ पे हम रिमूव कर लेंगे वॉशिंग के थ्रू। उसके बाद थर्ड स्टेप है डिसऑप्शन और इल्यूजन। डिसऑप्शन में ये जो अब हमारे आपका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट जो कि एब्जॉर्ब हो चुका है सरफेस के ऊपर, अब हम चाहते हैं कि ये हमारा रिकवर हो जाए, यानी कि इसको हम चाहते हैं कि इल्यूट आउट हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं डिसऑप्शन, ठीक है। डिसऑप्शन मीन्स अपोजिट ऑफ जॉर्प्शन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक सुटेबल सॉल्वेंट यूज करेंगे, बफर ऑफ डिफरेंट आयनिक स्ट्रेंथ और पीएच हम यहाँ पे यूज करते हैं, ताकि जो हमारा जो एड्सोर्बेट है वो उसका जो इंटरेक्शन है इस सरफेस से वो ब्रेक हो जाए और ये हमारा इल्यूट आउट हो जाए। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे, दैट इज वॉशिंग टू रिमूव रेसिडुअल इल्यूएंट, और लास्ट में हम जो स्टेप परफॉर्म करेंगे दैट इज रीजनरेशन। तो ये जो कॉलम है इसको हमें रीजनरेट कर लेंगे ताकि हम इसे नेक्स्ट राउंड के लिए यूज कर पाए। क्लियर। तो इसे हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में और भी अच्छे से समझेंगे, तो जब उसकी वीडियो आएगी तो उसमें आपको ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउ डिसऑप्शन जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बाय फीडिंग अ स्ट्रीम ऑफ डिफरेंट आयनिक स्ट्रेंथ और पीएच, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एब्जॉर्प्शन है, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एंटर कर गए हैं इस सब्सटेंस के अंदर, और एड्सॉर्प्शन में ये सिर्फ सरफेस पे बाइंड करते हैं, और डिसऑप्शन में क्या होता है कि ये जो बाइंड हो चुके थे मॉलिक्यूल, एड्सॉर्ब हो चुके थे, उनको हम यहाँ से रिमूव करा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिसऑप्शन। नाउ ये जो हमारा रीजनरेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि नेचर में 100% कुछ भी नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है कि रीजनरेशन में एक कॉलम कंप्लीटली रीजनरेट हो जाएगा। कुछ जो है मतलब इसका जो फ्रैक्शन है वो आपका यहाँ पर रिकवर नहीं कर पाएंगे हम उसको, तो जैसे जैसे हम इसको अगेन एंड अगेन यूज करेंगे तो कुछ टाइम के बाद इसको हमें रिप्लेस ही करना पड़ेगा। क्लियर। नाउ यहाँ पर आप एप्लीकेशन देख सकते हैं एड्सॉर्प्शन की। तो एड्सॉर्प्शन इज यूज्ड टू आइसोलेट प्रोडक्ट फ्रॉम डाइल्यूट फर्मेंटेशन लिकर, पर्टिकुलरली फॉर मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। Ion exchange adsorption is established practice for recovery of amino acids, proteins, antibiotics, and vitamins. Adsorption on activated charcoal is used for purification of citric acid and in waste water treatment. तो waste water treatment में आपने टर्जरी ट्रीटमेंट पढ़ा होगा। तो टर्जरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि जो वाटर के अंदर कुछ ऑर्डर रह गया है या फिर जो उसके अंदर जो ऑर्गेनिक केमिकल्स रह गए हैं उनको रिमूव कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टर्जरी ट्रीटमेंट, जिसमें हम एड्सॉर्प्शन टेक्निक का यूज करते हैं। और यहाँ पर आप जो है चारकोल को यूज करेंगे, तो ये चारकोल क्या है, अपने सरफेस पे जो गैसेस वगैरह हैं वाटर के अंदर और ये जो हमारे ऑर्गेनिक केमिकल्स वगैरह हैं उनको अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेगा, और इससे हमारा वाटर जो है वो क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो पर प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद हम इसको यूज करते हैं एंड टर्जरी ट्रीटमेंट। तो काफी वाइड एप्लीकेशन है एड्सॉर्प्शन की, और इसी की एक एप्लीकेशन है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पर आप ये आयन एक्सचेंज कॉलम देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं ये जो हमारा रेजिन है इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज है तो किससे बाइंड करेगा, ऐसे मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रोटीन है इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और इसके ऊपर +2 जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, 1 माइनस और ये +2, तो यहाँ से आ जाएगा आपका +1 पॉजिटिव चार्ज है इस मॉलिक्यूल के ऊपर। क्लियर। तो क्योंकि इसके ऊपर +1 पॉजिटिव चार्ज है तो इसलिए यहाँ पे इस रेजिन से बाइंड कर जाएगा, और ये जो रेजिन के जो नाम होते हैं वो इसी चीज के ऊपर रखे जाते हैं कि वो किस टाइप के आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारा रेजिन है, क्योंकि ये आपके पॉजिटिव चार्ज आयंस को यहाँ पर एक्सचेंज कर रहा है, यानी कि उनसे बाइंड कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम है कैटायन एक्सचेंज रेजिन, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से बाइंड करता है। और अगर ये जो हमारा रेजिन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल से बाइंड करता, तो उस केस में उसको बोलते हैं अनायन एक्सचेंज रेजिन, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सैंपल है जिसमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, उसके साथ कुछ और भी प्रोटीन्स होंगे जो कि उनके ऊपर भी चार्ज प्रेजेंट हो सकता है, तो वो इम्प्योरिटीज है हमारे लिए, और इस सैंपल को हम यहाँ पे पंप कर रहे हैं, ठीक है, इस कॉलम के अंदर। तो नाउ आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे डिफरेंट चार्ज के पार्टिकल शो किए हैं, जैसे कि ये जो आपका डार्क पॉजिटिव है दैट इज कैरिंग लार्ज नेट नेगेटिव चार्ज। ये जो आपके लाइट रेड मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, ये आपका नेट नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं। ये लाइट ब्लू पार्टिकल्स ये नेट पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं, और ये जो डार्केस्ट ब्लू पार्टिकल है ये आपके लार्ज नेट पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये और ये जो हमारा रेजिन है इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो आपको पता है जो सिमिलर चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं, तो अब तो यहाँ पे रिपल्शन होगा, तो इसीलिए ये जो है यहाँ पे
बिना किसी इंटरेक्शन के यहाँ से पास हो जाएंगे इस कॉलम से, ये यहाँ पे बाइंड नहीं करेंगे, ठीक है। बट ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो इस कॉलम पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, यानी कि इस रेजिन के ऊपर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा इनका। और इनको यहाँ से रिमूव करने के लिए फिर हम यहाँ पे क्या है, एक बफर रन करेंगे, ठीक है। तो आप इसको इल्यूजन बफर भी बोल सकते हैं। तो इसकी जो यहाँ पर जो इसकी आयनिक स्ट्रेंथ है वो ये जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बाइंड किए हैं इनसे ज्यादा है। तो जैसे ही हम इस बफर को रन करते हैं, ऐसा नहीं है एकदम हाई कंसंट्रेशन में इसको रन करेंगे, पहले हम लो स्ट्रेंथ का बफर यहाँ पे रन करेंगे। तो लो स्ट्रेंथ बफर रन करने से क्या है, जो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इतना ज्यादा नहीं है, सबसे पहले वो ल्यूट आउट होंगे। और जैसे जैसे फिर हम बफर की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या है, जो आपके लार्ज नेट पॉजिटिव चार्ज कैरियर पार्टिकल्स हैं वो आपके लास्ट में रिमूव होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्हें ज्यादा स्ट्रेंथ का बफर चाहिए होगा जो कि इनके इंटरेक्शन को ओवरकम कर सके। क्लियर? तो ये किस तरीके से होता है इसको हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी हम इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी हमारा इल्यूजन हो रहा है उसको हम फ्रैक्शंस में कलेक्ट कर लेते हैं और इसको बाद में हम जो है डिफरेंट टेक्निक्स मेथड्स यूज करेंगे टू आइडेंटिफाई कि हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो किस फ्रैक्शन में प्रेजेंट है। क्लियर? नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप फॉर एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन में भी इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। यहाँ पर भी जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आप कंसिडर कीजिए कि हमारा ये एडजॉर्बेंट है, यानी कि वो सरफेस जहाँ पे एडजॉर्प्शन होगा, और ये वो पार्टिकल्स हैं जो यहाँ पर एडजॉर्ब हो गए हैं। और कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी होंगे जो अभी एडजॉर्ब नहीं हुए, यानी कि अनबाउंड स्टेट में होंगे। तो जैसे ही हम एडजॉर्प्शन स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इस सरफेस से बाइंड करना स्टार्ट करेंगे। तो इससे जो इस सरफेस पे इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगेगी, बट साथ में कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे उनका डिजॉर्प्शन भी होगा, यानी कि वो इस सरफेस से डिटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों ही प्रोसेस साथ में चलती रहती हैं, एडजॉर्प्शन भी होता रहता है और डिजॉर्प्शन भी होता रहता है, बट जो दोनों का जो रेट है वो डिफरेंट होता है। तो स्टार्टिंग में जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन से ज्यादा होगा, बट एक टाइम के बाद ये जो दोनों रेट हैं वो इक्वल हो जाएंगे, यानी कि जितने मॉलिक्यूल्स इस सरफेस से आकर के बाइंड करेंगे, एडजॉर्ब होंगे इस सरफेस पे, उतने ही मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर डिजॉर्प्शन भी हो जाएगा। तो यही क्या कंडीशन है, इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, जहां पर आपकी जो दोनों रेट है फॉरवर्ड और जो बैकवर्ड रेट है वो इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है वो एडजॉर्प्शन है और जो रेट ऑफ बैकवर्ड है वो आपका डिजॉर्प्शन है। और स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि आपका ना तो आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड है ना ही आपका रेट ऑफ बैकवर्ड है, दोनों ही जीरो हो जाते हैं, ठीक है। बट स्टेडी स्टेट नहीं है, इक्विलिब्रियम है, दोनों प्रोसेस चल रही हैं, बट दोनों प्रोसेस का जो रेट है वो इक्वल हो गया, तो जितने मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं उतने ही डिसऑर्प्शन भी हो जाता है। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे मेंशन है व्हेन एन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट आर एट इक्विलिब्रियम नो फर्दर नेट एडजॉर्प्शन अकर। नेट मींस ओवरऑल कोई चेंज नहीं आ रहा है। क्लियर? तो इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप डिटरमाइन द एक्सटेंट टू व्हिच मटेरियल कैन बी एडजॉर्ब्ड ऑन अ पर्टिकुलर सरफेस। तो जो इक्विलिब्रियम है ये किस कंसंट्रेशन पे अचीव होगा, ये एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट जो है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, उनका कि उनके बीच में किस टाइप का इंटरेक्शन होने वाला है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इंटरेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो वहां पर इक्विलिब्रियम हाई कंसंट्रेशन पे अचीव होगा, और अगर ये इंटरेक्शन वीक है तो ये आपका लो कंसंट्रेशन पे ही इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। क्लियर है? नाउ ये जो हमारा एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम का जो डेटा है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, ये आपका ग्राफ है किस किस के बीच में। एन आइसोथर्म गिव्स द कंसंट्रेशन ऑफ ए इन द एडजॉर्ब्ड फेज वर्सेस द कंसंट्रेशन इन द अनएडजॉर्ब्ड फेज एट अ गिवन टेम्परेचर। तो यहाँ पर ये जो आपका एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है ये आपका रिप्रेजेंट करता है कि आपकी कितनी कंसंट्रेशन बाउंड स्टेट में है वर्सेस कितनी कंसंट्रेशन अनबाउंड स्टेट में है एट इक्विलिब्रियम। क्लियर? Now adsorption isotherm are useful for selecting the most appropriate adsorbent. They also play a crucial role in predicting the performance of adsorption system. ओके तो जैसे मैंने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है कि आपका नेचर क्या है एडजॉर्बेट का और एडजॉर्बेंट का और किस टाइप का इंटरेक्शन है उनके बीच में, और तो उसके अकॉर्डिंगली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वो टाइप्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें फर्स्ट है फिडलिक 1909 में ही आया था, देन लैंगमेयर, और इसके अलावा बाकी भी यहाँ पे शो किए गए हैं, बट हमारे लिए जो है हमें सिर्फ फर्स्ट के जो 2 हैं उन्हीं को ही पढ़ना है, और इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका फिडलिक। ठीक है, तो अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा तो वो इससे ही आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है,
क्योंकि जो हमारे ज़्यादातर जो हमारा बायो प्रोसेस में जो हमारे डेटा है वो इसी से मैच करते हैं। तो यहाँ पे कमेंट आप देख सकते हैं, इक्वेशन यूज्ड ऑन द केमिजॉर्प्शन ऑन एक्टिवेटेड कार्बन, इट कैन डिस्क्राइब मल्टी लेयर प्रॉब्लम। तो ये मल्टी लेयर प्रॉब्लम्स के लिए यूज किया जा सकता है। और ये जो हमारा लैंग्वेज है, वेल स्टेब्लिश इक्वेशन सुटेबल फॉर केमिकल एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम लिमिटेड टू मोनो लेयर सिचुएशन। तो ये सिर्फ मोनो लेयर के लिए ही है, ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं दोनों को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज आइसोथर्म, और ये सिमिलर है लैंग्वेज प्लॉट से जो कि हमने एंजाइम काइनेटिक्स में डिस्कस किया था। वहां पे हमने देखा था V इक्वल्स टू V मैक्स S डिवाइडेड बाई माइकल मिल्टन कांस्टेंट प्लस S, ठीक है। और इसी टाइप का वहां पे हमने ग्राफ भी देखा था, जहां पर ये हमारा इस साइड ये रहती है वेलोसिटी और यहाँ पर था हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो इसी टाइप का फॉर्मूला कुछ यहाँ पे लैंग्वेज आइसोथर्म में भी है, तो आप देख सकते हैं। तो ये जो आपका सी स्टार है CS, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपकी कि कितनी कंसंट्रेशन में आपका जो एड्सॉर्बेट है वो एड्सॉर्ब हो चुका है, ठीक है। द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A ऑन द एड्सॉर्बेंट, ओके। तो ये जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, एट इक्विलिब्रियम, इस चीज को याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी की जगह पर हमने यहाँ पर आपकी जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है जो कि एड्सॉर्ब हो चुकी है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन ये जो आपका ये जो हमारा एक्स एक्सिस है जहां पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होती थी वहां पर है हमारा Ca, और ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द फ्लूइड फेज, यानी कि जो अनबाउंड स्टेट में जो आपके पार्टिकल्स हैं उसकी क्या कंसंट्रेशन है, तो ये उसको रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है, क्लियर। और सिमिलरली जैसे यहाँ पर आपका Vmax होता है, इसी तरीके से यहाँ पे CASM है। तो ये आपका क्या है कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन उस सरफेस के ऊपर क्या हो सकती है इस एड्सोबेट की, तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। द मैक्सिमम लोडिंग ऑफ एड्सोबेट कोरस्पॉन्डिंग टू कंप्लीट मोनोलेयर कवरेज ऑफ ऑल अवेलेबल एड्सॉर्प्शन साइट, ठीक है। तो क्या है, मोनोलेयर एक फॉर्म हो जाए उस एड्सॉर्बेंट सरफेस पे, यानी कि जितने भी साइट अवेलेबल है उस सरफेस के ऊपर उन सबको ये क्या कर रहे, कवर कर ले, तो वो क्या होगी, वो होगी मैक्सिमम लोडिंग कंसंट्रेशन ऑफ दिस एड्सोबेट, क्लियर है। और उस कंसंट्रेशन मतलब इस मैक्सिमम को अचीव करने के लिए, CSM को अचीव करने के लिए हमारी फ्लूइड के अंदर क्या कंसंट्रेशन होनी चाहिए इक्विलिब्रियम में, उसको आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन जो होगी अगर फ्लूइड के अंदर एट इक्विलिब्रियम, तो उस केस में ये जो हमारा एड्सोबेट जो है उस एड्सोबेंट का जो सरफेस है वो कंप्लीटली कवर हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन अचीव हो जाएगी जो कि एड्सॉर्प्शन जिनका एड्सॉर्प्शन हो सकता है एट इक्विलिब्रियम, क्लियर। तो अगर आप कंपैरेटिवली याद रखने की कोशिश करेंगे तो आपको चीजें इजीली याद हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको शो किया गया है कि हम लैंग्वेज एड्सॉर्प्शन के क्या अजम्पशंस हैं, ठीक है। तो इट इज एप्लीकेबल टू द सिस्टम वेयर एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल फॉर्म नो मोर देन मोनोलेयर। तो सिर्फ मोनोलेयर के लिए ही है ये आपका लैंग्वेज आइसोथर्म। ईच साइट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ एड्सॉर्प्शन एनर्जी। तो यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि जितने भी साइट अवेलेबल है हमारे एड्सॉर्प्शन मैट्रिक्स के ऊपर, उन सभी साइट की जो एड्सॉर्प्शन एनर्जी है वो सेम है। सेम होने का मतलब ये है कि हमारा मटेरियल जो है वो यूनिफॉर्म है। और एड्सॉर्प्शन एनर्जी मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 मोल सब पार्टिकल्स बाइंड एड्सॉर्ब होने पे कितनी एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज एड्सॉर्प्शन एनर्जी। थर्ड, देयर आर नो इंटरेक्शन बिटवीन एडजेसेंट एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो आपके मॉलिक्यूल जहाँ पे एड्सॉर्ब हो गए हैं उनके बीच में कोई भी किसी भी टाइप का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपकी जो तीनों कंडीशन यहाँ पे हमने एज्यूम की हैं, ये एक आप कह सकते हैं कि ये आइडियल कंडीशन के लिए है, बट आइडियल आपको पता है नेचर में कुछ भी नहीं होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन भी होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सभी साइड्स की जो एड्सॉर्प्शन एनर्जी है वो सेम हो, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि मोनोलेयर फॉर्म हो। तो यही आपके इश्यूज हैं रिलेटेड टू लैंग्वेज आइसोथर्म, और आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं इन पॉइंट्स को। नेक्स्ट है फ्रेंडलिक आइसोथर्म, और ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। फ्रेंडलिक आइसोथर्म इज वाइडली यूज इन लिक्विड सॉलिड सिस्टम। दिस अप्लाइज टू एड्सॉर्प्शन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स एंड स्टीरॉइड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला है। तो ये वो कंसंट्रेशन है जो कि अभी आपकी एड्सॉर्ब हो चुकी है, और ये वो कंसंट्रेशन है जो अभी आपकी एड्सॉर्ब नहीं हुई है, यानी कि अनबाउंड है, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्टार साइन बना हुआ है इनके ऊपर। देन ये हमारे कांस्टेंट है KF एंड N। तो अगर हमारा जो एड्सॉर्प्शन है वो फेवरेबल है तो उसके इसमें N की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, और अगर एड्सॉर्प्शन इज अनफेवरेबल तो उस कंडीशन में N की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होगी। तो समवट ये जो आपका इक्वेशन है ये रिजेंबल करता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, y इक्वल्स टू mx
आप देख सकते हैं ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। तो अगर आपका कांस्टेंट होता है तो उस केस में क्या है, आपको स्ट्रेट लाइन कर्व आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देख सकते हैं समवाट यहाँ पर ये जो आपके जो कर्व है ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। क्लियर। और the because the exact mechanism of adsorption are not well understood, the adsorption equilibrium data must be determined experimentally। तो क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता है एड्सॉर्प्शन का, तो इसलिए मॉलिक्यूल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एड्सॉर्प्शन में, यानी कि आपके एड्सॉर्बेंट का क्या नेचर है और जो आपका एड्सॉर्बेट है उसका क्या नेचर है, उसको देख करके आप नहीं बता सकते हैं कि आपका किस टाइप का आइसोथर्म वो फॉलो करेंगे। तो इसलिए क्या है, हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना ही पड़ता है और उसके बाद जो हमारा डेटा आता है उसको हम प्लॉट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि किस आइसोथर्म से कोरिलेट हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इज फिक्स बेड एड्सॉर्बर। तो ये वो इक्विपमेंट है जिसे हम यूज करते हैं फॉर एड्सॉर्प्शन। इसके अलावा भी कुछ टाइप्स हैं जैसे कि मूविंग बेड्स, फ्लूइडाइज बेड एंड स्टेयर टैंक कॉन्ट्रैक्टर। तो जो हमारे टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले से बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं वो है हमारा फिक्स बेड एड्सॉर्बर। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है पर यूनिट वॉल्यूम फॉर एड्सॉर्प्शन एज कम्पेयर टू अदर। ठीक है। तो और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होगा उतना ही ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पर आप इस फिगर में देख सकते हैं फिक्स बेड एड्सॉर्बर। तो ये कॉलम है, इसके अंदर ये हमारा एड्सॉर्बेंट है, ये इनर्ट सिरेमिक है और ये आपका सपोर्ट ग्रेड है जो कि इसको सपोर्ट कर रही है। तो ये जो इनर्ट सिरेमिक है ये आपका जो है प्रिवेंट करेगी एड्सॉर्बेंट को यहाँ से बाहर जाने के लिए, सिर्फ फ्लूइड ही यहाँ से पास हो सकता है। ठीक है। A fixed bed adsorber is a vertical column tube packed with adsorbent particles and commercial adsorbent operation are performed as unsteady state process। तो ये unsteady state process में वर्क करता है बैच रिएक्टर वगैरह की तरह। Then product retained in the column increase with time। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो प्रोडक्ट है कॉलम के अंदर उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे आप यहाँ से फ्लूइड पास करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर एड्सॉर्ब हो जाएंगे सरफेस के ऊपर। ठीक है। और जितने ज्यादा पार्टिकल यहाँ पे एड्सॉर्ब होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगेगी। ठीक है। तो जितना ज्यादा फ्लूइड पास होगा, जितना टाइम के लिए पास करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कंसंट्रेशन इंक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर। नाउ अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे फिक्स बेड ऑपरेशन को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कॉलम है और इसमें आपका एड्सॉर्बेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। देन यहाँ से हम फीड प्रोवाइड करा रहे हैं। फीड में जो कंसंट्रेशन एड्सॉर्बेट की उसको हमने CI से रिप्रेजेंट किया है। आई मतलब इनलेट कंसंट्रेशन। यहाँ से हम एफ्लुएंट कलेक्ट कर लेंगे और ये जो हम एफ्लुएंट कलेक्ट कर रहे हैं इसमें भी हम एड्सॉर्बेट की कंसंट्रेशन को मेजर करेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि कितना जो है एड्सॉर्बेट वो बाइंड नहीं हो पाया, वो एड्सॉर्ब नहीं हो पाया इस फिक्स बेड कॉलम में। ठीक है। और उसका जो ग्राफ है उसको हमने यहाँ पे प्लॉट किया, तो आप देख सकते हैं एफ्लुएंट कंसंट्रेशन। क्लियर। तो फर्स्ट स्टेप होता है लोडिंग, यानी कि जब हम अपना सैंपल लोड करते हैं तो यहाँ से हम फीड प्रोवाइड कराना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो टॉप मोस्ट लेयर है एड्सॉर्बेंट की, सबसे पहले यहाँ पर जो है आपके एड्सॉर्प्शन होगा, यानी कि जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट होंगे फीड के अंदर वो सबसे पहले इस टॉप मोस्ट लेयर को पर बाइंड करेंगे। ठीक है। और एक टाइम के बाद क्या होगा कि ये जो लेयर है वो यहाँ पर सैचुरेट हो जाएगी। सैचुरेट होने का मीनिंग ये है कि यहाँ पर अब और ज्यादा जो है पार्टिकल्स बाइंड नहीं कर सकते हैं एड्सॉर्बेट के। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जो एड्सॉर्प्शन है वहां पर इक्विलिब्रियम अटेन होता है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है और इस इक्विलिब्रियम के बाद अब नो फर्दर एड्सॉर्प्शन कैन हैपन। ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं सैचुरेटेड जोन। ठीक है। इसके सैचुरेट होने के बाद अब पार्टिकल्स कहाँ पे एड्सॉर्ब होंगे, तो इसके जो जस्ट नीचे वाली जो लेयर है अब पार्टिकल्स यहाँ पे बाइंड होंगे। ठीक है। तो ये जो हमारी लेयर है एड्सॉर्बेंट की, अब यहाँ पर ये पार्टिकल्स बाइंड होंगे। तो जहां पर भी आपके पार्टिकल्स बाइंड होते हैं उसको हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन जोन। ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये एड्सॉर्प्शन जोन यहाँ पे टॉप पे था। ठीक है। तो पहले आपकी जो टॉप लेयर थी वो सैचुरेट हो गई, तो उसके बाद ये एड्सॉर्प्शन जोन उसके जो जस्ट नीचे वाली लेयर है वहां पे शिफ्ट कर गया है। ठीक है। और जैसे जैसे ये जो लेयर है वो सैचुरेट हो जाएगी वैसे वैसे जो ये एड्सॉर्प्शन जोन है वो नीचे शिफ्ट होता रहेगा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं अभी एड्सॉर्प्शन जोन यहाँ पर आ गया है और कुछ टाइम बाद ये आपका यहाँ बॉटम में आ जाएगा। अब क्योंकि इसके नीचे अब एड्सॉर्बेंट मटेरियल प्रेजेंट नहीं है तो ये अब इससे आगे मूव नहीं कर सकता है। तो अब ये जो कॉलम है आफ्टर सम टाइम ये कंप्लीटली सैचुरेट हो जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा विद द इनलेट कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट। क्लियर। नाउ अब हम इस ग्राफ को देखते हैं। ये हमें बताएगा कि
किस टाइम पर एड्सोबेट की जो कंसंट्रेशन एफ्लुएंट में वो क्या है। ठीक है, तो ये हमारा टाइम T1 है और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं है एड्सोबेट की एफ्लुएंट के अंदर। ऐसा इसलिए क्योंकि काफ़ी जो है अभी सरफेस एरिया अवेलेबल है फॉर एड्सॉर्प्शन। सिमिलरली ये जो हमारा टाइम T2 है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं है एफ्लुएंट के अंदर, क्योंकि अभी भी काफ़ी सरफेस एरिया अवेलेबल है एड्सॉर्प्शन के लिए। देन यहाँ पर ये जो टाइम T3 है, ये आपका वो टाइम है जहाँ पर आपका ये जो एड्सॉर्प्शन जोन है वो इस बॉटम को यहाँ पे इसने टच किया है। तो यहाँ पर भी अभी भी जो है आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है सरफेस एरिया फॉर एड्सॉर्प्शन, तो इसलिए यहाँ पर भी अभी इतना कंसंट्रेशन यहाँ पे इतना इंक्रीज नहीं हुआ है। बट इसके जस्ट बाद जैसे ही आपका एड्सॉर्प्शन जोन इसको टच कर लेगा बॉटम को, अब क्योंकि इसके नीचे कोई फर्दर एड्सॉर्प्शन के लिए कोई लेयर नहीं है, तो अब यहाँ से क्या है, ये जो कंसंट्रेशन है एड्सोबेट की वो यहाँ पर अब एफ्लुएंट के अंदर इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये धीरे धीरे इंक्रीज होती रहेगी और जैसे ही आपका कॉलम फुल्ली सैचुरेट हो जाएगा यानी कि इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है एफ्लुएंट के अंदर और जो कंसंट्रेशन है फीड के अंदर वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि कोई भी पार्टिकल यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो पाया। और इसका एक रीजन तो ये है क्योंकि यहाँ पे कोई लेयर नहीं बची है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका अभी भी जो है कॉलम पूरी तरीके से सेचुरेट नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी ये जो है आपका कंसंट्रेशन जो है आपकी वो इंक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो फीड फ्लो रेट है यानी कि जो फ्लूइड की जो वेलोसिटी है इससे पास होने की, वो इतना टाइम नहीं दे रही है पार्टिकल्स को कि वो यहाँ पर इसके इन साइड से कॉन्टेक्ट में आ पाए। ठीक है, क्योंकि अब कम साइट अवेलेबल है तो उनको ज्यादा टाइम चाहिए होगा पार्टिकल के कांटेक्ट में आने के लिए ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, इसलिए क्या है यहाँ पे कंसंट्रेशन पहले ही इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगी, ऑल्दो यहाँ पर अभी कॉलम पूरी तरीके से सैचुरेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा आप रखेंगे वेलोसिटी उतना ही जो है कम पार्टिकल्स यहाँ पे कांटेक्ट में आ पाएंगे और उतने ही जल्दी यहाँ पे कंसंट्रेशन इंक्रीज आपको देखने के लिए मिलेगी। और अगर यहाँ पे आप फीड की वेलोसिटी को स्लो रखेंगे तो यहाँ पर पार्टिकल्स को ज्यादा टाइम मिलेगा कांटेक्ट में आने के लिए और यहाँ पर ये जो कर्व है ये थोड़ा जो है स्टीप हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो यही पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मूवमेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जोन यूजुअली अकर एट अ स्पीड मच लोअर देन वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड थ्रू द बेड एंड इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन वेव। तो ये जो एड्सॉर्प्शन जोन है ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो यानी कि इसकी भी एक वेलोसिटी है। ठीक है, और ये जो वेलोसिटी है इसी को यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया एड्सॉर्प्शन वेव। ठीक है, और ये वेलोसिटी फीड की वेलोसिटी से ऑब्वियसली बात स्लो होगी क्योंकि ये जो जोन है इसको सैचुरेट होने में टाइम लगता है। नाउ व्हेन द लोअर एज ऑफ द एड्सॉर्प्शन जोन रीचेस द बॉटम ऑफ द बेड, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टाइम T3 की बात कर रहा है यहाँ पे, द रीजन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली सैचुरेटेड, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द एफ्लुएंट स्टार्ट टू राइज अप्रिशिएबली, दिस इज कॉल्ड द ब्रेक पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है जिसके बाद से यहाँ पे मतलब जहाँ पर आपका एड्सॉर्प्शन जोन जो है वो बॉटम को टच कर लेता है और उसके बाद से आपकी कंसंट्रेशन एफ्लुएंट में इंक्रीज होती है, इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। ठीक है, तो यानी कि इस पॉइंट के बाद से जो है अब ये जो हमारा फिक्स बेड एड्सॉर्बर है ये कैपेबल नहीं है कि जितना हम सॉल्यूट यहाँ से पास कर रहे हैं उसको एड्सॉर्ब कर सके। क्लियर है? तो फिक्स बेड ऑपरेशन में ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट है हमारा जो सैंपल है, ठीक है, वो लॉस्ट नहीं होना चाहिए। और सेकंड थिंग जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमारा जो कॉलम है वो कंप्लीटली यूटिलाइज होना चाहिए। बट ये जो आप ग्राफ यहाँ पे देख रहे हैं टाइम T3 से लेकर T4 के बीच में, ये हमें ये एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर आप इस कॉलम को पूरी तरीके से सैचुरेट कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो उस केस में आपका सॉल्यूट जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप सॉल्यूट को सेव करने की कोशिश करेंगे तो उस केस में ये जो आपका कॉलम है ये कंप्लीटली सैचुरेट नहीं हो पाएगा, यानी कि पूरी तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। तो ये एक हमारे साथ यहाँ पर प्रॉब्लम रहती है। क्लियर? तो और ये जो आपका कर्व है टाइम T3 से T4 के बीच में, इसको हम बोलते हैं ब्रेक थ्रू कर्व। तो ये हमारी काफी हेल्प करता है डिजाइन करने के लिए फिक्स बेड ऑपरेशंस। नाउ यहाँ पर आपको ब्रेक थ्रू कर्व थोड़ा और डिटेल में शो किया गया है। तो ये आपका ब्रेक पॉइंट है जिसके बाद से आपका जो कंसंट्रेशन है एफ्लुएंट में वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर देती है, और आपका T4 है टाइम जहां पर आपका कॉलम पूरी तरीके से सैचुरेट हो जाता है। ठीक है, नाउ एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके ग्राफ में दो चीजें होती हैं, एक आपका वाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस है। तो अगर आप वाई और एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और अगर आप वाई और एक्स को डिवाइड करते हैं तो ये आपके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली ये जो हमारा ग्राफ है तो ये किसका ग्राफ है? कंसंट्रेशन और
टाइम का, और यहाँ पे आप इसको वॉल्यूम भी कंसिडर कर सकते हैं कि कितना वॉल्यूम पास हो गया है। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ट्रीटेड, तो उसके रिस्पेक्ट में भी हम इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, यानी कि y और x को मल्टीप्लाई करूं, यानी कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, तो कंसंट्रेशन आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या आएगा मास। तो दैट मीन्स ये जो कर्व है कंसंट्रेशन का और वॉल्यूम का, इसका जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये किस चीज का मास है, ये है मास ऑफ सॉल्यूट लॉस्ट इन द एफ्लुएंट। ठीक है, तो कितना एफ्लुएंट में हमारा सॉल्यूट लॉस्ट हो जाएगा अगर हम इसे T4 टाइम तक रन करें। ठीक है, यानी कि हम जो कॉलम है उसको पूरी तरीके से सेचुरेट होने दें, तो उस टाइम तक हमारा कितना सॉल्यूट लॉस्ट हो जाएगा उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाई कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर दिस कर्व। क्लियर है। नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है कि एक तो हमारा सॉल्यूट लॉस नहीं होना चाहिए और दूसरा हमारा जो कॉलम है वो पूरी तरीके से यूटिलाइज होना चाहिए। तो इसका एक और तरीका ये है कि अगर हम इसे यहाँ पर इस कंसंट्रेशन तक जो है हम यानी कि इस टाइम तक अगर हम इसको रन करें प्रोसेस को, एड्सॉर्प्शन को, तो इस टाइम तक क्या है आपका सिर्फ इतना ही सॉल्यूट जो है, ये जो आपका एरिया है सिर्फ इतना ही सॉल्यूट आपका यहाँ पे लॉस्ट होगा। बट और इतना जो एरिया है, मतलब इतना आपका जो कॉलम है वो आपका अनयूज रह जाएगा। तो इस टाइम तक जो है आपका ज्यादा सॉल्यूट यहाँ पे लॉस्ट नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है थोड़ा आपका जो ये कैपेसिटी है बेड की, जो अनयूज कैपेसिटी है वो भी थोड़ी यहाँ पे डिक्रीज हम कर पाएंगे। ठीक है, तो बट ये डिपेंड करता है कि आपके लिए सॉल्यूट ज्यादा वैल्यूएबल है या फिर आपके लिए जो कॉलम है वो ज्यादा वैल्यू रखता है, और उसी अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि आपको प्रोसेस कहाँ पे स्टॉप करना है। क्लियर। तो यही सारी चीजें आपको इन पॉइंट्स में मेंशन की गई हैं। The shape of the breakthrough curve greatly influence the design and the operation of fixed bed adsorber। ऐसा क्यों है आप देख सकते हैं, क्योंकि इस कर्व की जो शेप होगी वो ही हमें बताएगी कि हमें किस टाइम पे इसको स्टॉप करना है। ठीक है, या फिर हमें इसे यूज करना है या फिर इसे हमें यूज नहीं करना है, हमारे लिए सॉल्यूट ज्यादा वैल्यूएबल है या फिर हमारे लिए कॉलम की कैपेसिटी ज्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। Now the disadvantage is that the some portion of the bed capacity is unused as represented by shaded area above the breakthrough curve। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे शो कर दिया है, ये जो एरिया है ये क्या है, अनयूज बेड कैपेसिटी को शो कर रहा है। द फॉर्म ऑफ ब्रेक थ्रू कर्व इज इन्फ्लुएंस बाय फैक्टर सच एज फीड रेट, तो किस रेट से आप फीड को फ्लो करा रहे हैं। जैसे मैंने बताया ज्यादा आप फास्ट फीड रेट रखेंगे तो कम कॉन्टैक्ट टाइम मिलेगा आपके एड्सॉर्बेट को, एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे एड्सॉर्ब होने के लिए। तो वहाँ पे आपके मतलब ये जो कर्व है उसमें कंसंट्रेशन काफी तेजी से जो है वो इंक्रीज होगी। द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन फीड, की अगर आप ज्यादा हाईली कंसंट्रेटेड यहाँ पे फीड प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर आप लो कंसंट्रेशन में आपका प्रोवाइड करा रहे हैं एड्सॉर्बेट को, तो लो कंसंट्रेशन में प्रोवाइड कराएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि उनको ज्यादा अच्छा टाइम मिलेगा एड्सॉर्बेंट के ऊपर एड्सॉर्ब होने के लिए। बट अगर हाईली कंसंट्रेटेड है तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे उन्हें ज्यादा कॉन्टैक्ट टाइम नहीं मिल पाएगा। द नेचर ऑफ एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम एंड द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, तो नेचर क्या है एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम का। ठीक है, यानी कि अगर थोड़ा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है तो वो जल्दी जो है वहाँ पे बाइंड करेंगे, और वीक इंटरेक्शन है तो इक्विलिब्रियम जो है वो जल्दी अटेन हो जाएगा। ठीक है, और रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या है। ठीक है, तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आपका ब्रेक थ्रू कर्व डिपेंड करता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो भी पसंद आया होगा। इसे मुझे 2 बार रिकॉर्ड करना पड़ा क्योंकि फर्स्ट टाइम जो रिकॉर्ड किया था उसमें कुछ एरर आ गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।